Hello guys, welcome back to my channel. I am here with some previous year questions. So let us start with this video, and if you haven't subscribed to my channel yet, then I would request you to please subscribe to my channel because I am uploading videos that are means important for your UGC NET exam of environmental sciences. So I am uploading previous year questions of your paper 2, okay, which is basically of the environmental science. So stay tuned to my channel and please subscribe if you haven't subscribed yet. Let's start with the video. So the first question is, which one of the following does not belong to the environment impact assessment methods used for assessing the impacts of developmental activities on the environment? तो अगर आपने इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के मेथड्स पढ़े होंगे तो उसमें चेकलिस्ट आता है, एडहॉक और नेटवर्क भी आता है. सो जो फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल इज नथिंग, नन ऑफ द मेथड्स दैट आर इन द EIA असेसमेंट मेथड्स. ओके, सो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वो आपका फ्लेक्सिबल हो जाएगा. The EIA report of a hydropower project would be valid up to how many years after the environmental clearance of the project. तो इसमें ये पूछ रहा है हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट जो होता है उसका जब एनवायरमेंटल क्लियरेंस हो गया है तो कब तक के लिए जो EIA रिपोर्ट बनी है उसकी वो कब तक के लिए वैलिड रहेगी. तो ये क्वेश्चन मैं तीसरी बार डिस्कस कर रही हूँ. पहले क्वेश्चन में आपसे माइनिंग प्रोजेक्ट के बारे में पूछा था, तो उसमें 30 इयर्स का माइनिंग प्रोजेक्ट का EIA रिपोर्ट का क्लियरेंस होता है. फिर आपका एक रिवर वैली प्रोजेक्ट पे क्वेश्चन था जिसका क्लियरेंस 10 इयर्स का होता है, और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का भी क्लियरेंस जो होता है वो 10 इयर्स के लिए होता है. सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ वॉच माई प्रीवियस वीडियोज़ ऑल्सो, बिकॉज मैंने सब में आपको मेंशन किया है कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार. ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और मैं ट्राई कर रही हूँ कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रहा है तो मैं उसको विद कॉन्सेप्ट आपको समझाऊँ, और जिस भी वीडियो में वो रिपीट होता है मैं आपको बता देती हूँ कि पहले कितनी वीडियोज़ में वो क्वेश्चन रिपीट मैंने डिस्कस किया है और क्या क्वेश्चन था और उसका क्या आंसर था. तो प्लीज़ नोट डाउन सच थिंग्स इन योर कॉपी, जिससे आप लोग जब रिवाइज करें तो आप लोगों के लिए वो ईजी हो जाए. Moving on to the next question. Highly inflammable liquid chemicals have a flash point of, जो highly inflammable liquids होते हैं उनका flash point मतलब वो कब ignite होते हैं, एकदम से ignite हो जाते हैं, तो they get ignited at a temperature lower than 23 डिग्री सेल्सियस. ओके, तो उनको जो हैंडलिंग उनकी जो होगी वो कम टेम्परेचर पर होनी चाहिए. Which one of the following does not contribute to chemical change? तो यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो किसी भी तरह के आपके क्लाइमेट चेंज में हेल्प नहीं कर रहा है. ठीक है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड, सॉरी, इट इज़ नाइट्रिक ऑक्साइड जो आपके किसी भी तरह के क्लाइमेट चेंज में हेल्प नहीं कर रहा है डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली ऑब्वियसली इट इज़ अफेक्टिंग. ओके, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो है वो नंबर 1 पे आता है, उसका सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है. ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल मतलब GWP से भी हम डिनोट करते हैं, तो इट हैज़ द हाइएस्ट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल. If in the screening stage of EIA the impact level of a developmental project is not discernible, मतलब आप पता नहीं लगा सकते या अभी आप देख नहीं पा रहे कि उसका कोई इम्पैक्ट है, तो आप क्या करेंगे? What steps should be adopted? तो आप रैपिड EIA स्टडी करा सकते हैं, जिसके अंदर क्या होगा, आप एक ही सीजन का डाटा लेकर और उसका असेसमेंट कर सकते हैं. तो मोस्टली जो डिटेल्ड EIA होती है उसमें मॉनसून को छोड़कर 2 सीजन का डेटा लिया जाता है, और कभी कभी अगर प्रोजेक्ट कुछ ऐसी डिमांड रखता है कि उसमें मॉनसून का भी डेटा होना चाहिए तो मॉनसून का भी आप डेटा ले लेते हैं. बट रैपिड EIA में आप कोई से भी एक सीजन का, मॉनसून को छोड़ के कोई सी भी एक सीजन का डेटा लेके और EIA रिपोर्ट बना सकते हैं. सो द आंसर हियर इज अ रैपिड EIA स्टडी शुड बी कंडक्टेड. Which one of the following conditions would indicate that the data set is not bell shaped? तो डाटा सेट का बेल शेप होने का मतलब ये है कि डाटा सेट कुछ इस तरह से होगा जिसमें जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वो आपके मीन का होगा. ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि डाटा सेट जो है वो बेल शेप नहीं है. तो कब होगा? जब मीन इज मच स्मॉलर देन द मीडियन. जब मीन मीडियन से बहुत छोटा होगा तो आपका डाटा सेट जो होगा वो बेल शेप का नहीं होगा. व्हाट इज इको मार्क? तो ये अगेन बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा हुआ क्वेश्चन है इको मार्क के बारे में. लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि इको मार्क को कौन इशू करता है, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स इशू करता है इको मार्क आपका.
इको मार्क होता क्या है? इट इज़ अ लेबल गिवन टू एन एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट। कोई भी प्रोडक्ट जो एनवायरमेंट फ्रेंडली है, वो एनवायरमेंट को किसी भी तरह का हार्म नहीं पहुंचा रहा है, तो उसको हम इको मार्क देते हैं। ओके, नाउ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ आर्सेनिक इन म्यूनिसिपल सॉलिड वाटर इज, जो म्यूनिसिपल सॉलिड वाटर है या फिर म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट वाटर जो आपका आता है, जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के अंदर आपका कॉन्स्टिट्यूट होता है, उसके अंदर जो आर्सेनिक का सोर्स है, इट इज़ द यूज ऑफ हाउस होल्ड पेस्टिसाइड्स। हाउस होल्ड पेस्टिसाइड का अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ तो इट इज़ हिट इन इंडिया। हिट यूज़ करते हैं मोस्टली, मॉस्किटो रेपेलेंट होता है या फिर कॉकरोच रिपेलेंट होता है, तो इस तरह से काला या लाल हिट आप यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, इट इज़ अ वेरी रिच सोर्स ऑफ आर्सेनिक, और ये जो आर्सेनिक इस हिट के थ्रू आ रहा है, ये वाटर में जाएगा, हाउस होल्ड से वाटर में जाएगा, ठीक है। और वो जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जहाँ इकट्ठा हो रहा है, जहाँ पे आपका कुछ वाटर का भी पोर्शन इकट्ठा होता है, तो इट विल गो ओवर देयर। तो दैट इज द रिच सोर्स ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वाटर, और यू कैन से म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट वाटर, और म्यूनिसिपल सॉलिड वाटर ऑल्सो, सॉरी म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर, ठीक है। तो आप कुछ भी बोल सकते हैं जो पूरी म्यूनिसिपैलिटी का एक साथ इकट्ठा हो रहा है। नाउ फॉर द डिग्री ऑफ फ्रीडम DF which is less than 1, the mean of the distribution will always be mean of the T distribution will always be 0। ओके, जब डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 से कम है तो जो आपका T डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है, इट वुड बी ऑलवेज 0। Which one of the following is not a non-formal environment education and awareness program? तो environment education and awareness program में आपका ग्लोब आ जाता है, और NEAC आ जाता है, इको क्लब्स भी आ जाता है। ये सब क्या है? These are all formals, ठीक है। तो अब यहाँ पे पूछा गया not a non-formal। not a non-formal का मतलब है कि वो भी फॉर्मल है, तो आपका environmental education in school system जो है, वो भी क्या है आपका? It is also a formal part. Now REDD stands for reducing emissions from deforestation and forest degradation. This is the full form of REDD, and it was REDD was established by UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन का एक इनिशिएटिव था जो कि रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन के लिए था। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगर आपको मेरे एफर्ट से कुछ हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, press the like button if you have liked this video, and subscribe to my channel and press the bell icon for regular updates. Thank you very much for watching.